हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स की जो ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं और मैट्रिक्स में आइगन फंक्शन क्या होता है, सारी बेसिक जो नॉलेज थी हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने देखी थी। आज उन्हीं की बेस पे, ट्रेस की बेस पे, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन की बेस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर आए और बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। हम बिना मैट्रिक्स को सॉल्व करें, बिना मैट्रिक्स को कुछ करें, हम डायरेक्ट उसी आइगन वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको हम ट्रेस को फाइंड कर सकते हैं। किसकी बेस पे? इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जितनी मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं ये भी आधी प्रॉपर्टी है। जितनी प्रॉपर्टी ये है, इसके बाद अभी और प्रॉपर्टी आएंगी, लगभग 10 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हैं और इसके बाद अभी और प्रॉपर्टी आएंगी। पहले हम इनको समझते हैं एक एक करके कि प्रॉपर्टीज़ मुझे क्या बताना चाह रही हैं। ठीक है तो जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, लेट ए इज़ अ एनी मैट्रिक्स। अब ए एनी मैट्रिक्स का यहाँ मतलब ये हुआ कि चाहे 2x2 की हो, 3x3 की हो, 2x3 की हो या 3x2 की हो, ये कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकती है ना। एंड λ1 λ2 λ3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास λ1 λ2 λ3 जो उसके दे रखी है, इसकी आइगन वैल्यूज़ दे रखी है। अभी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड भी करी थी क्वेश्चन के थ्रू और देखा भी था कि एक्चुअल में आइगन वैल्यूज़ होती क्या है। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्या मान लिया है कि ए कोई मैट्रिक्स है और ये तीनों इसकी आइगन वैल्यू दे रखी है। अब इसकी बेस पे देखो, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम आइगन वैल्यूज़ को सिंपली ऐड कर दें, हमें क्या मिल जाता है, सिंपली ट्रेस मिल जाता है। मतलब क्या हुआ, कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लिया, एक मैट्रिक्स दी ए जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है, 2 4 ऐसे कुछ भी वैल्यूज़ हैं। अब इसके अंदर मैं अपने इक्वेशन को यूज़ करके इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, अपनी λ1 λ2 जो मेरे पास आइगन वैल्यू होंगी उनको मैं निकालूंगा। ठीक है, निकालने के बाद अगर मुझे कोई पूछे कि आइगन वैल्यू आपको पता है किसी मैट्रिक्स की और ट्रेस फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, बस उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को सिंपली ऐड कर दो, सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स का? जो मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यू पता होंगी। क्या ये अच्छे समझ में आ गया ना। अब λ1 λ2 λ3 एंड सो ऑन, तो सिंपली मैंने क्या लिख दिया, समेशन ऑफ लैम्डा आई। आई कहाँ से कहाँ जा रहा है मेरे पास, 1 से लेके n तक मेरे पास आई जा रहा है। ठीक है, वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना, यानी कि आइगन वैल्यू की बेस पे हम सिंपली ट्रेस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आओ, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट के बराबर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पता हो और किसी आइगन वैल्यू पता होने की बेस पे हम सिंपल क्या निकाल सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। देखो जरा इसको मैं समझा रहा हूँ अभी। देखो ज़रा, मतलब क्या हुआ कि किसी मैट्रिक्स की, मान लो यही मैंने मैट्रिक्स ली, ये इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं और इस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फाइंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस क्या करना हो, जो आइगन वैल्यू आ चुकी हैं उन्हीं को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या मालूम पड़ जाएगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या मिलने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिंपल मान लो इसकी आइगन वैल्यू दे रखी है मेरे पास, λ1 दे रखा है सिंपल 2 और λ2 दे रखा है मेरे पास 1। तो पूछो इसका मिलने वाला डिटर्मिनेंट क्या होगा, सिंपली इन दोनों को आपस में क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 1 सिंपल 2 मिल जाएगा। लेकिन देखो आइगन वैल्यूज पहले निकालनी पड़ेंगी। लैम्डा की वैल्यू मैंने 1 2 की मैंने अपने पास से एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने के लिए 1 और 2 मान लिया है। ठीक है, अगली बात तो क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमेशा किसके बराबर होगा, इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो ये मैंने बनाया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू λ1 λ2 λ3। और जब भी ध्यान रखो, जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं अपना किसको, पाई यूज़ करते हैं। और जब हमें ऐड करना होता है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं अपना क्या, समेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि किसकी बेस पे, कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट, और अगर सम है तो क्या मिलेगा, सिंपली ट्रेस मिल जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स आर सेम। मतलब क्या हुआ हमारे पास, सिंपल कि किसी मैट्रिक्स की, समझो यही मैट्रिक्स है मेरे पास, इस मैट्रिक्स की मैंने आइगन वैल्यूज निकाली, वो λ1 λ2 आ गई। अगर मैं इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर दूं फिर इसकी आइगन वैल्यू को मैं फाइंड करूं, तो वही आइगन वैल्यू आएंगी जो मेरे पास सिंपल पहले मैट्रिक्स में आ गई थी। क्लियर पॉइंट ये वाला। ठीक है, इफ λ1 λ2 λ3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फोर्थ वाली, इसको देखो जरा।
फोर्थ बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाली, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको देखो ज़रा। अब सिंपल मैंने आपसे ये कहा कि कोई एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, ठीक, इसकी आइगन वैल्यूज़ दे रखी है λ1 λ2। अब λ1 इसको हम निकालेंगे कैसे, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये क्वेश्चन यूज़ करके λ1 और λ2 को सिंपली फाइंड कर लेंगे। अब ये देखो, इसकी आइगन वैल्यूज़ मुझे पता है। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है इसका एक्चुअल मतलब क्या है। किसी ने मुझसे ये कहा कि बताओ कि जो मैट्रिक्स है ए, जो मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स में कोई फंक्शन लगा दूं, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लगा यहाँ पे, कोई कॉस थीटा था। अब थीटा को हटा के मैंने क्या बता दिया कि बताओ कॉस ऑफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब उस मैट्रिक्स को किसी फंक्शन के अंदर डाल दूं तो अब उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए वो क्या देगा, तो उसमें हमने क्या बोल दिया, बस जो इसकी आइगन वैल्यूज़ निकाली हैं कॉस्ट ये वाली, उन वैल्यूज़ को निकाल लो जो इनकी आइगन वैल्यू हैं कॉस λ2 ऐसे करके। ये सिंपल मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास सिंपल ए, और उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज ये दे रखी है। बताओ कि ए की पावर ए की वैल्यू कितनी होने वाली है। उससे बस मैट्रिक्स पूरी है। अब पूरी मैट्रिक्स को हम ए की पावर में नहीं रख सकते, पूरी मैट्रिक्स को कॉस ए के अंदर नहीं रख सकते, पूरी मैट्रिक्स को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नहीं रख सकते। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो सिंपल इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसकी आइगन वैल्यू निकाल के उस फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को सिंपली पुट कर दो। बस देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि ए की पावर ए को फाइंड करना है, तो ए की पावर λ1, ए की पावर λ2, ए की पावर λ3 एंड सो ऑन। सिंपल ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, साइन ए निकालना है तो साइन λ1, साइन λ2, साइन λ3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम कैसे करें। अभी इस पर हम दोबारा आएंगे इस प्रॉपर्टी की बेस पे, और इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और भरपूर न्यूमेरिकल आए इसके ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर। टाइफर हो, गेट हो, जेस्ट हो, जेम हो, IIT हो, अगर नेट GRF हो, इस प्रॉपर्टी पर आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलने वाला होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं। तो प्रॉपर्टी 5 के करीब मुझसे देखो, ये बोला आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी आइगन वैल्यू दे रखी हो और वो आइगन वैल्यू रियल हो, फॉर एग्जांपल ये ले लो कि मेरे पास सिंपल ए दे रखा है और ए की जो यहाँ पे आइगन वैल्यू है वो λ1 λ2 है। अब पहले ये चेक करो, ये जो मैट्रिक्स है कैसी है, एक रियल मैट्रिक्स है ना। और रियल में अगर इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ रियल आती हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये जो मैट्रिक्स गिवन होगी हमेशा या तो सिमेट्रिक होगी या ये मेरे पास हर्मिशियन होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सिंपल उल्टी भाषा में ये बोल दूं कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या हर्मिशियन है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ कैसे आने वाली है, वो हमेशा रियल आएंगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी मैंने इसमें हटाया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है मेरे पास 6 पॉइंट है, आइगन वैल्यूज ऑफ एंटी सिमेट्रिक एंड एंटी हर्मिशियन आर आइदर 0 और प्योर इमेजिनरी। फिर वही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ गया। हमने चार पढ़ी थी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट वाली, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन। ठीक है, अभी क्या बोला कि सिमेट्रिक और हर्मिशियन में तो आइगन वैल्यूज़ जो मिलने वाली है हमेशा रियल नंबर्स की फॉर्म में मिलती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। रियल नंबर्स में, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शन के अंदर, लेकिन रहेगा कैसे मेरे पास रियल नंबर की फॉर्म में। लेकिन अगर मैट्रिक्स मेरे पास एंटी हर्मिशियन है या एंटी सिमेट्रिक है तो इसकी आइगन वैल्यूज जो मिलने वाली हैं तो 0 मिलेंगी या प्योरली कैसे मिलने वाली हैं, वो इमेजिनरी मिलने वाली हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कहीं पे अगर आइगन वैल्यूज आपको ये ऐसे दे रखी हैं कि λ1 इज इक्वल्स टू आई, λ2 इज इक्वल्स टू e की पावर आई थीटा, ऐसे करके मतलब यहाँ भी इमेजिनरी है, यहाँ भी इमेजिनरी है। तो कहने का मतलब ये हुआ जिस मैट्रिक्स से ये निकल कर आई है वो मैट्रिक्स कैसी होने वाली है मेरे पास, ये तो वो हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन होगी या फिर वो एंटी सिमेट्रिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 7 प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यू ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर देयर डायगोनल एलिमेंट्स। इस प्रॉपर्टी पे तो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन भी करा था। ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वो कैसे बनती है मेरे पास, सिंपल ऐसे बनाती है मैंने इसको। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारे पास डायगोनल्स के नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे पास 0 होते हैं
और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट होते हैं, ये मेरे पास डायगोनल्स है, इसके नीचे के एलिमेंट देखो सारे जीरो हैं, यानी ये कैसी है मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसके डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट जीरो हैं, यानी ये कैसी है मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऐसी मैट्रिक्स मुझे गिवन हो तो सिंपल मुझे आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो बस क्या बोलो, आइगन वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इस इक्वेशन को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस क्या बोल दोगे जो इसके डायगोनल्स दे रखे हैं वही क्या कहलाएंगे, इसकी आइगन वैल्यू। मैं पूछूँ इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या क्या है तो आप क्या बोलोगे, लैम्डा 1 जो दे रखा है वो कितना होगा 2 होगा, लैम्डा 2 भी यहाँ पे 2 होगा और लैम्डा 3 यहाँ पे 1 होगा। इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी मेरे पास, तो लैम्डा 1 मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 2 होगा, लैम्डा 2 मेरे पास 1 होगा और लैम्डा 3 मेरे पास 2 होगा। पॉइंट क्लियर अच्छे समझ में आ गया वाला। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आइगन वैल्यूज़ ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर 0 and 1। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ज़रा एक्चुअल में पहले ही समझो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स थी हमारे पास जो जैसे मैंने बताया था पहले तो पढ़ा था हमने पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है। पीरियोडिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी ए की सिंपल मैं क्या बोलूँ, ए की पावर k + 1 = a के बराबर। मतलब क्या हुआ, ए का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, या तो k की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो a² = a के बराबर, k की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो a³ = a के बराबर। मतलब ये हुआ किसी मैट्रिक्स को हम इतनी बार मल्टीप्लाई करें कि वही प्रीवियस वाली मैट्रिक्स मिल जाए, उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, अपनी पीरियोडिक मैट्रिक्स। लेकिन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे k की वैल्यू हमेशा 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 क्या रहने वाली है, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या रहने वाली है, हमेशा वो 1 रहने वाली है। यानी कि कैसे मुझे क्या मिल जाएगा कि a² = a के बराबर। और मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड करना है मुझे सिंपल अपना कि मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सिंपल जो मैट्रिक्स दे रखी है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि किसी फंक्शन की मैट्रिक्स दे रखी हो और उसको हमें उसकी मैट्रिक्स दे रखी हो और उसको हमें इसके आइगन वैल्यूज़ में चेंज करना हो तो उस मैट्रिक्स की जगह पे क्या रख दो, सिंपल उसकी आइगन वैल्यूज़ को पुट कर दो। यानी कि लैम्डा स्क्वायर = लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा = 0, लैम्डा को मैंने बाहर निकाला, लैम्डा -1 = 0, तो लैम्डा = 0, 1 मिल जाएगा। तो याद रखो हमेशा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दे रखी हो फ़ौरन समझ जाना कि इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, आइगन वैल्यू ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आर ±1 के बराबर। ठीक है, अब देखो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है पहले ये समझते हैं, फिर इसकी हम सिंपली इसकी हम आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो अब इसको हम फाइंड करते हैं। अब इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स थी मेरे पास, कि जहाँ पे वो मैट्रिक्स क्या मिल रही थी सिंपल मुझे, यानी कि इस पर मैं स्क्वायर लगाऊं और वो क्या मिल जाए, सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको मैं आपस में ही मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सी मैट्रिक्स मिल जाए, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंपल क्या बोलते हैं, अपनी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो ±1 होती है। आप खुद समझो, अगर मेरे पास एक कौन सी मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं अगर मैं लिखूँगा तो 0 ये मिलती है मुझे। मैं आपसे पूछूं बताओ, क्या इसको मैं 3/3 की मैट्रिक्स लिखूँ तो वहाँ पे क्या मिलने वाला होगा, तो वो भी देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब ये बताओ क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं सिंपल क्या बोल सकता हूँ, इट जस्ट लाइक अ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट ये दे रखे हैं, नीचे के 0 हैं, ऊपर के भी 0 हैं। तो कोई भी हमारे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, चाहे वो 2/2 की हो, चाहे वो 3/3 की हो, चाहे वो 4/4 की हो, वो किसी भी ऑर्डर की हो, लेकिन उसके जो डायगोनल्स एलिमेंट ही मिलने वाले होते हैं, नीचे वाले 0 ऊपर वाले 0, तो कुल मिला के बाद ये समझ में आई, उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं और उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स मिलती है तो उसकी जो हमारे पास इसकी जो इसकी आइगन वैल्यूज मिलती हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, उसके डायगोनल्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो सिंपल इसके बाद क्या समझ में आ गई, इसका जो डायगोनल्स एलिमेंट क्या है वो 1 1 1 1 है ना,
लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, यानी कि लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आई के बराबर, या सिंपल लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। जब लैम्डा इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या देगा मुझे, सिंपल मुझे +-1 देने वाला है। क्या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? तो याद कर लो, इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स होगी तो हमें क्या मिलने वाला है, वहाँ पे +-1 मिलने वाला है। लास्ट है मेरे पास आइगन वैल्यूज ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स आर 0। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स बच्चों क्या होती है, सिंपल एक ही हम कितनी भी पावर लगा दें वो हमेशा क्या मिलने वाला होगा, 0 ही मिलने वाला होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, लैम्डा की पावर n इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। तो सिंपल क्या समझ लें कि किसी कोई मैट्रिक्स दे रखी हो और उसकी आइगन वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें 0 मिल जाए तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या बोल देंगे, जो मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास वो कौन सी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स मेरे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी 10 प्रॉपर्टीज़ देखी कि ये प्रॉपर्टीज़ मेरे पास क्या क्या कैसे कैसे आ रही हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, अपनी 11वीं प्रॉपर्टी पे आता हूँ कि 11वीं प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी 11वीं प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल and unitary matrix are such that their modulus should be 1। ठीक, इसको समझते हैं ज़रा। मतलब क्या हुआ कि किसी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ आइगन वैल्यू कैसे बोल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आइगन वैल्यू तब बोल सकते हैं जब उनकी आइगन वैल्यूज़ का अगर हम मॉड लें, अगर उनकी आइगन वैल्यूज़ का हम मॉडुलस लें, वो कितना मिलना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले हम ये समझते हैं कि किसी का मॉड कैसे निकालें। पहले मेरी बात ये समझना कि मैंने ये कहा कि मैंने सिंपल ये एक एग्जाम्पल लिखा z²। z क्या है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z को देखो, अब देखो z का स्क्वायर है, आप क्या लिखोगे, z × z। ठीक है, बच्चों याद रखना ये हमेशा गलत होगा। जब भी हमारे पास z² आता है और z उसका बच्चों याद रखो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी z² को खोलोगे तो z बार आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास i है और i को जब मैं खोलूँगा तो क्या आना चाहिए, मेरे पास एक i आएगा और एक मेरे पास -i आएगा, यानी कि -i², यानी सिंपली माइनस ऑफ माइनस और -1 यानी कि 1 के बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास मैं बोल दूं कि i एक ऐसी आइगन वैल्यू है जिसका मॉडुलस 1 आता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये किसकी आइगन वैल्यू होगी, तो आप क्या बोलोगे कि उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी जो ऑर्थोगोनल होगी और जो यूनिटरी होगी। ठीक है बात, या सिंपल मैं ऐसे बोल दूं कि मेरे पास सिंपल -i है, इसको मैं कैसे खोलूँगा, z के टर्म्स में, तो -i + i। ठीक है ना, z बार का मतलब क्या होता है, जो इमेजरी नंबर होता है, z बार का मतलब देखो सिंपल मैं लिखूँ z क्या होगा मेरे पास, तो x + iy। अब z बार क्या होगा, जहाँ जहाँ इमेजरी नंबर होते हैं वहाँ वहाँ इसका साइन z बार का चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी माइनस का था तो z तो मेरे पास माइनस में है और z बार करूँगा तो वो प्लस में हो जाएगा। इसको मैंने सॉल्व करा -i², यानी कि -i² के -1 यानी कि 1 के बराबर। ठीक है, या सिंपल में एक एग्जाम्पल e⁻i²। तो देखो ये कैसे खोलेगा इसका, e⁻i², e⁻−i², कब मैंने करूँगा कितना मिल जाएगा, सिंपली 1 मिल जाएगा। तो सिंपल ने पूछो कि बताओ इसकी ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या क्या होने वाली है, तो आप क्या बोलोगे, या तो उसकी i होगा, -i होगा, e⁻−i² होगा, है ना, e⁻i² होगा, या सिंपल 1 होगा, या सिंपल -1 होगा। दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देख रहे हो बात को, बस आइगन वैल्यूज़ की बेस पे हम ये बोल पा रहे हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये अभी जो प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ मैं। अभी आप क्वेश्चंस करेंगे ना टाइफर, गेट, नेट, जीआरएफ के, तो 2 सेकंड्स में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं अपनी हम 12वीं प्रॉपर्टी पे। बारहवीं प्रॉपर्टी क्या बोल रही है मुझसे कि आइगन वैल्यू ऑफ रियल मैट्रिक्स आर रियल एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, इसको देखो ज़रा, इसको समझना ज़रा अच्छे से ना। या तो क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर हमें रियल मैट्रिक्स दे रखी है ना, या तो उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी ये सारी की सारी कैसे होने वाली है, रियल होंगी या कॉम्प्लेक्स होंगी। लेकिन क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसका मतलब क्या हुआ, समझो अच्छे से ज़रा। मैंने बोला कि कोई भी एक रियल मैट्रिक्स है, उसकी बच्चों जो आइगन वैल्यू जो इसकी आई है, मैंने बोला 2 0 1 आई है। क्या ये पॉसिबल है? तो आपके बोलोगे यस पॉसिबल है, जो लिखा है कि आर रियल। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो इसका आर रियल मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, रियल। कोई इमेजनरी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, याद रखना इस पॉइंट को। मतलब कि मैंने क्या बोला कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 0 आई आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स बनी हुई होगी कि मैट्रिक्स रियल नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे आई आ गया है ना, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन फिर इसने बोला तो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास आई होगा तो बच्चों यहाँ पे इसका माइनस आई भी होना चाहिए। क्या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? अगर मेरे पास आई है तो माइनस आई भी होना चाहिए। अगर मेरे पास e की पावर आई थीटा है तो इसका मतलब e की पावर माइनस आई थीटा भी होना चाहिए। ये कहना चाह रहा है हमसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, मतलब कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू से मिलेगी लेकिन उसको साथ में उसका कंजुगेट भी होगा, यानी कि z तो है साथ में उसका z बार भी होगा। तभी हम क्या बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यूज यहाँ दे रखी है ये किसकी आइगन वैल्यूज होंगी, मेरे पास रियल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होंगी। क्लियर पहला पॉइंट अच्छे से। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। 13 प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, तो वीडियो को पॉज करके आपने आराम से इनको पहले कॉपी पर नोट कर लिया करो सारी प्रॉपर्टीज़ को, फिर वीडियो को ओपन करके देख लिया करो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको वीडियो को थोड़ा देर रोकूँगा। तो आपके पास ये अथॉरिटी है, सिंपली वीडियो को पॉज करो और अपनी जो लिखना है उसको लिख लो। नेक्स्ट है मेरे पास इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर यूनिट then eigenvalues are। देखो सर समझो, कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है और क्या बोल रहा है कि उसके सारे के सारे जो एलिमेंट हैं क्या दे रखे हैं, 1 1 1 दे रखे हैं। तो अब इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल जानते हैं a माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो ये लगाओ, इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करो, या सिंपल क्या देख लो, जो प्रॉपर्टी की बेस पे देख लो, जो भी इसकी आइगन वैल्यू होगी वो जो हमें फिक्स इसकी आइगन वैल्यू की होगी वो हमेशा होने वाली है कि बस लैम्डा इज इक्वल्स टू n, 0, 0। ठीक है। देखो जितना इसका ऑर्डर होता है ना, अब देखो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है जो मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ मिलने वाली वो भी 3 होंगी। अगर ये मैट्रिक्स मेरे पास सिंपल 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होती तो आइगन वैल्यू यहाँ पे कितनी होती, सिंपल 2 होती। अब आइगन वैल्यू यहाँ पे देखो कैसे मैंने निकाला, ये फिक्स है। किसकी नहीं है, जब किसी मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट्स 1 1 होंगे तो ये ऐसा का ऐसा बिल्कुल फिक्स रहने वाला है। अब मेरी बात बच्चों ये समझो ज़रा, ये फिक्स तो हो गया। अब ये देखो ज़रा इसके अंदर इसकी, अब देखो ये n क्या है, n बच्चों यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे जो होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। किसके लिए, इस कंडीशन में। ठीक है। अब मैं फिर से पूछूँ कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो आपके बोल दोगे इसका ऑर्डर है कितना, 3 0 0। ठीक है। मैंने क्या करा, इसको ऐसा बना दिया, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, लैम्डा इक्वल्स टू 2, 0। ठीक है। इसमें देखो 2/2 की है तो 2, 0 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर अच्छे से आ रहा है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं अपनी। आप चाहे इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये इक्वेशन लगा के प्रूफ कर लें, आपको यही मिलने वाला है, लैम्डा 3 0, 0। 14 प्रॉपर्टी है मेरे पास, इफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर such that
ए आई जे इज इक्वल्स टू आई जे, देन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स आर क्या मिलने वाली है, सिंपल ट्रेस ऑफ ए कॉमा 0,0। ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हुई। मतलब क्या हुआ, कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो सिंपल उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या मिलने वाली है, 2 0 मिल जाएंगी और एक ट्रेस ऑफ ए मिल जाएगा। अब पहले ये देखो कि इस कंडीशन को हम उस मैट्रिक्स में कैसे पहचानें, कैसे फुलफिल कंडीशन ये वाली को हम करें। तो देखो कंडीशन क्या होगी मेरे पास, सिंपल कि ए इज इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये मुझे कंडीशन दे रखी है किसकी, ए की। ठीक है, अब ये देखो ज़रा, यहाँ पे देखो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब अगर मैं आई को और जे को 1 1 करूँगा तो क्या मिल जाएगा, 1 1। ठीक है ना, 1 मतलब को पहला एलिमेंट। आई को और जी को मैं अगर 1 और जे को मैं 2 पुट करूँगा तो यानी मिल जाएगा कितना मुझे, दूसरा एलिमेंट। तो अगर ऐसी कंडीशन कोई फुलफिल हो रही हो उस कंडीशन हम क्या करने वाले हैं, सिंपल अपनी। तो अब यहाँ पर ये देखो, या इसकी मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, 1 2 3 3 4 2 6, ये एक मैंने मैट्रिक्स बनाई यहाँ पे। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स दे रखी हो तो अगर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए इसकी आइगन वैल्यू निकालने की पूछे तो आप देखो इसको नहीं लगाने के बजाय बस ये चेक कर लो कि ये कंडीशन बन रही है। अब यहाँ पे ये चेक करो, मैंने पूछा कि ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इस एलिमेंट का जो नाम है वो कितना है, 1 1 पे है तो A 1 1 रखोगे। तो आई कितना है, जी कितना है, दोनों 1 1 है, यानी कितना मिल जाएगा मेरे पास, 1 मिल जाएगा। अब मैंने बोला ये एलिमेंट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, ये 1 2 की जगह पे है, 1 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। देखो ए आई जे बराबर हो जी आई जे के, मतलब मल्टीप्लिकेशन के। मैंने बोला इसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसका नाम है 1 3। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो 1 2 3 मिल के नहीं मिल गया। मैं पूछूँ इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, तो 2 3 6, 3 3 9, 3 1 3। तो ऐसी मैट्रिक्स दिख जाए कि ऐसी कुछ कंडीशन बन रही हो तो फ़ौरन समझ जाना इसका जो आइगन वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। तो पहले क्या निकालोगे, पहले ट्रेस निकाल दो और 2 मैट्रिक्स कितनी हो जाएंगे मेरे पास, 0। अब ट्रेस कैसे निकालोगे इसका, पहले ही देखो, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली इसकी आइगन जो इसके डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं सिंपल उनको प्लस कर दो। याद बात, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना हो तो सिंपल क्या करो, उनके डायगोनल्स एलिमेंट को प्लस कर दो। अब जब पूछूँ यहाँ डायगोनल्स, इसकी मैट्रिक्स कितनी होने वाली है, देखो तो लैम्डा कितना मिलेगा मुझे, 1 5 और ये 14, एक तो 14 हो जाएगा और 2 फिक्स है कितनी, 0 0 0,0। दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। क्लियर पॉइंट पूरा अच्छे से। अब 15 प्रॉपर्टीज पे आते हैं इसकी। चलो 15 प्रॉपर्टी है इसकी। देखो 15 प्रॉपर्टी क्या बोल रही है इसमें, आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब यहाँ पर समझो ज़रा, ठीक है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल। देखो ज़रा, मतलब ये है कि जो भी 2 आइगन वेक्टर होंगे मेरे पास, देखो आइगन वेक्टर्स होता क्या है, जब किसी ऑपरेटर को मैं अपने आइगन वेक्टर के ऊपर ऑपरेट कराता हूँ तो आइगन वैल्यू देता है और वही वेक्टर लौट के दोबारा आ जाता है। इस एक्स को हम क्या बोलते हैं, अपना आइगन वेक्टर या आइगन फंक्शन। ठीक है,
अब ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने कहा कि इस आइगन वेक्टर का जो इस आइगन वेक्टर की जो मैट्रिक्स है, जो मेरे पास आइगन वैल्यू है वो दे रखी है लैम्डा 1, और एक और है, यानी इसको मैंने बोल दिया x1 की जो है वो है लैम्डा 1, और एक और मेरे पास आइगन वेक्टर है जिसकी जो आइगन वैल्यू है वो कितनी दे रखी है मेरे पास, लैम्डा 2 दे रखी है। तो आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास लैम्डा 1 बराबर नहीं है लैम्डा 2 के, इसका मतलब ये होगा कि x1 डॉट x2 को जो हम करेंगे हम कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ऑर्थोगोनल क्या बोल रहा है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू, डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल। कौन ऑर्थोगोनल होगा, जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे। तो आइगन वेक्टर्स क्या है मेरे पास, x1 और x2, x1 इसका है, x2 इसका है। ऑर्थोगोनल क्या होता है कि इनका हम डॉट लें वो कितना आना चाहिए मेरे पास, 0 आना चाहिए। क्लियर पूरा पॉइंट वाला। तो स्टूडेंट ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे पास, ये इसकी ट्रेस की आइगन वैल्यू की, और इसकी बेस पे हम बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले इसको अच्छे से करो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स, अब जो लेक्चर जो आएगा पूरा का पूरा टोटली न्यूमेरिकल्स बेस्ड लेक्चर आने वाले हैं। उसके बाद एक लेक्चर और बनेगा किस पे, जब हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी किस पे, कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी हो और उस मैट्रिक्स में कोई फंक्शन लगा दें तो उसकी आंसर क्या आने वाला है उसमें, तो उसकी नहीं हम एक लेक्चर और बनाएंगे। उसके बाद अभी जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे अपना टाइफर की, बार की, नेट की, JRF की, उसके सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे 10-12 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इतना बढ़ के आइएगा फिर।